नमस्कार। औशर की इस व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है और आज मैं एक तत्कालिक विषय पर चर्चा करूंगा जिसका संबंध इतिहास से है। जी हां, व्यापार। विश्व में हमेशा व्यापार होता रहा है। भारतीयों ने बहुत दूर दूर तक व्यापार किया। वेस्ट एशिया तक गए, साउथ ईस्ट एशिया के देशों तक गए, सुदूर पूर्व के देशों तक। लेकिन कभी भारतीयों ने व्यापार के माध्यम से किसी देश को अपना गुलाम नहीं बनाया। किसी देश के लोगों को अपने धर्म में इस तरीके से परिवर्तित नहीं किया जिस तरीके से अंग्रेजों ने व्यापार के माध्यम से लोगों के धर्म परिवर्तन भी किए और अपने उपनिवेश भी बनाए। सन 47 के बाद से दुनिया में उपनिवेशवाद खत्म होना शुरू हो गया। लेकिन अब ये अपने व्यापारिक हितों को कैसे बचाए पाश्चात्य के देश, क्योंकि ये तो वही बड़े विकसित औद्योगिक देश बन गए थे ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, औद्योगिकरण करके, व्यापार करके इन्हें अपना माल तो बेचना था ना। तो स्वतंत्र व्यापार की, मुक्त व्यापार की नीतियां लानी शुरू की कि आप व्यापार करें, कोई आप पे टैक्स नहीं लगेगा, आपको हर देश में व्यापार करने की छूट हो। और उसी को वो ये गेट्स में वो क्या ये ले आए, इसके अंदर वो गेट्स बना करके ले आए, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड्स ट्रीटी करके ले आए। लेकिन दुनिया की हर समस्या का जड़ जो है वो व्यापार रहा है। और इस व्यापार को दुनिया की समस्याओं का जड़ बनाया इन पाश्चात्य देशों ने। चीन में चले गए अफीम का व्यापार करने। भारत से अफीम उगाओ, चीनियों को अफीम खुलाओ, बदले में वहां से चांदी खोज के ले आओ। भारत में किसानों को मजबूर करो कि तुम धान नहीं लगाओगे, तुम गेहूं नहीं लगाओगे, तुम बाजरा नहीं लगाओगे, तुम खेती करो अफीम की, तुम खेती करो नील की। नील की खेती का वर्चस्व बना लिया इन्होंने सारी दुनिया के ऊपर, क्योंकि और कहीं नीला रंग तब तक आर्टिफिशियल तरीके से बनाया ही नहीं जाता था। और भारत भी जो ये आए थे, जितने पाश्चात्य देश, उस समय जिसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, व्यापार का पक्ष, वो भारत के हित में था। क्योंकि ये अपना सोना चांदी लेके आते थे और यहां से मसाले, यहां का सिल्क, यहां का कपड़े, ये सब ले जाते थे। तो वहां पे इनको चिंता हो गई कि हमारा तो सोना खत्म हो रहा है, हमारा चांदी खत्म हो रहा है। तो वहां पे एक विचारधारा उभली मर्केंटिलिज्म नाम की, कि हमें अपना सोना बचा के रखना है। तो क्या तरीका निकाला जाए भाई? ऐसे तरीके ढूंढे जाएं जो हमको यहां से पैसा ना ले जाना पड़े वहां व्यापार करने के लिए। और उसका तरीका इन्होंने ये निकाला कि भारत के अंदर हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया, सैनिक। और जगह जगह के वो किसानों से लैंड रेवेन्यू, जिसे आप भू लगान और ये सब बोलते हैं, वो लेने के तरीके निकाल लिए कि अब भारत से ही हम पैसा उगाएंगे, यहीं से हम खरीदेंगे। तो जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, धन की निकासी, वो धन की निकासी शुरू हो गई। और दूसरी धन की निकासी दोहरी धन की निकासी शुरू हो गई जब वहां पे औद्योगिक क्रांति हो गई कि भारत के पैसे से भारत का ही कच्चा माल लाओ, उस कच्चे माल से यहां पे सामान बनाओ और फिर भारत में जाके बेचो, तो फिर भारत से पैसा मिलेगा। और ये सब उपनिवेशों के साथ किया इन्होंने। दूसरा इन्होंने क्या किया दुनिया के अंदर, इससे भयंकर कोई व्यापार हो सकता है? गुलामों का व्यापार, स्लेव ट्रेड। जब इन्होंने अपने वो बगान बना लिए कैरिबियन के देशों में, ट्रिनिडैड में, सूरीनाम में, जमाइका में, फिजी में, मॉरिशस में, तो वहां के लिए काम करने को इंसान चाहिए। तो अफ्रीका में इनके जहाज जाते थे, वो अफ्रीकी बेचारे खड़े हो जाते थे जहाज देखने को, रस्सा फेंका और सबको पकड़ के कैद करके बांध करके धकेल दिया जहाज के अंदर, परिवार के परिवार अलग कर दिए और उसके बाद जाकर के उनकी नीलामी होती थी।
जैसे बाजार के अंदर नीलामी होती है, लोग आते थे, देखते थे कितना हट्टा कट्टा है, काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, झगड़ालू तो नहीं है, इस तरीके से वहां दास्ता बनी। और जब दास्ता खत्म हो गई तो फिर वो गिरमिट मजदूर, एग्रीमेंट वाले मजदूर के नाम पे नई तरीका दास्ता का बना दिया। वो एक अलग विषय है, उस पर मैं अलग व्याख्यान दे चुका हूं आपको। दादा भाई नौरोजी ने इसीलिए भारत पे किताब लिखी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, कैसे भारत से धन की निकासी होती है। लाला लाजपत राय ने इसलिए किताब लिखी थी, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, कि कैसे इंग्लैंड भारत का शोषण कर रहा है। और यही व्यापार आज हमारे शोषण का कारण बन रहा है। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, क्या नाम दिया साहब। और कौन लाया इस उदारीकरण को? आज हमारा ऑपोजिशन कहता फिर रहा है कि साहब चीन से इतना व्यापार का वो डेफिसिट हो गया, इतना अंतर आ गया। अरे भाई, किसने शुरू किया था चीन से व्यापार? और एक बात समझ में आती है कि आप ऐसी चीजों का व्यापार करिए जो आपके देश में नहीं है, आपको चाहिए बाहर से। अरे आपने तो चीन से देवी देवताओं की मूर्तियां तक वहां की बनी हुई मंगवानी शुरू कर दी थी, पटाखे वहां के मंगवाने शुरू कर दिए थे, खिलौने वहां के मंगवाने शुरू कर दिए थे। उस समय इन कांग्रेसियों को ध्यान नहीं आया था, जब नरसिम्हा राव के समय में और मनमोहन सिंह के समय में ये नीतियां अपनाई गई कि भारत के कुमार का, भारत के गरीब का क्या हाल होगा। आज इन्हें गरीबी की याद आ रही है। और मेरा एक स्पष्ट सवाल है भारत की संसद से, क्या हमारी संसद ये निर्णय ले सकती है कि हमारी भौगोलिक अखंडता व्यापार के मुनाफों से ऊपर है? महाराणा प्रताप ने अपनी आजादी नहीं छोड़ी थी, घास की रोटी खाना स्वीकार कर लिया था। और आप उस व्यापार के चक्कर में अपनी आजादी खोने में लगे हुए हैं। 2012 के अंदर जब चीन 19 किलोमीटर घुस गया था देश के अंदर, तो मनमोहन सिंह क्या स्टेटमेंट देते हैं? इस मुद्दे को उठाना देश के हित में नहीं है। क्यों नहीं है देश के हित में भाई? क्योंकि आप चीन से व्यापार कर रहे हो। इन गलतियों को इस सरकार को भी नहीं दोहराना चाहिए। क्या आज हमें इस देश में कैंकटी चिकन की जरूरत है, कोको कोला की जरूरत है? भाई समझ सकता हूं कि आपको डिफेंस के अंदर कुछ औजार चाहिए, आईटी के अंदर आपको चिप्स चाहिए, आप उन चीजों का व्यापार करिए। लेकिन उदारीकरण का नाम देकर के हम पूरे देश को बेचते हैं। एक बड़ा अच्छा एडवर्टीजमेंट आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब उस किसी उद्योगपति को समझा रहा है उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट कि हम ये चीन से खरीद लें तो हमें 90 करोड़ का फायदा होगा, तो वो कहता है नहीं, हम चीन से नहीं खरीदेंगे, मेरा ये 90 करोड़ का, वो कहता है ये कम मुनाफा नहीं है, वो कहता है नहीं, ये 90 करोड़ का मुनाफा जो है मेरे देश के हित से ऊपर नहीं है। तो हमारे व्यापारी, आज मैं स्पष्ट सवाल पूछता हूं, कितने हमारे ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, किसी भी दल के हो चाहे, उनकी कितनी कंपनियां चीन से व्यापार करके मुनाफा कमा रही हैं और बाहर हल्ला मचाया जाता है। जब तक आप चीन को उसका मुंह नहीं दिखाएंगे, जब तक, क्योंकि आर्थिक शक्ति जो उसको बना दिया अमेरिका वगैरह ने, वो जो अपने कारखाने वाले गए चीन के अंदर कि यहां पे कोई श्रमिकों के तो अधिकार ही नहीं है, कम तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, हमें और मुनाफे हमारे बढ़ेंगे। तो अगर इस चीज को रोकना है, आज का जो युग है मानसिक दास्ता की शताब्दी बन गया है। आपको किसी देश पे अधिकार करने की जरूरत नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, आप सिर्फ उस देश की जो युवा पीढ़ी है, जो उस देश की जनता है, उसके मस्तिष्क पे अधिकार कर रहे हैं कि साहब जूते बनने हैं तो नाइके के ही खरीदिए, बाहर के बने हुए हैं, कि साहब और कोई भी चीज लेनी है तो विदेशी चीज लेनी होगी। अरे भाई, पहले भी व्यापार होता था, हमारा जापान से भी व्यापार होता था, सब देशों से व्यापार होता था, लेकिन इतना असंतुलन कभी व्यापार में आया था? और अगर इस अनसुतल ये जो व्यापार के अंदर गैप आया है,
संतुलन नहीं है जो, अगर इस असंतुलन को नहीं रोका गया तो हमारी अर्थव्यवस्था का भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ, जो श्रीलंका का हुआ, और किस तरीके से चीन वहां पे हावी है। चीन नहीं होगा, कोई और होगा। इसलिए हमारे देश को, हमारी संसद को, हमारे राजनीतिज्ञों को, हमारे व्यापारियों को सबसे पहले यह प्रण लेना होगा कि हमारे देश की अखंडता, हमारा राष्ट्रवाद पहले है, व्यापार बाद में है। और अगर हम आज भी नहीं जागे तो फिर वही गुलामी के चिन्ह इस देश में दोबारा पैदा हो जाएंगे। आज हमारे यहां बहुत से ब्राउन साहब मौजूद हैं। एक उदाहरण देके मैं इस बात को आपको खत्म कर देता हूं। मैं जेएनयू में एक लेक्चर दे रहा था राष्ट्रवाद के ऊपर, तो एक बच्ची उठ के खड़ी हो गई, मुझसे कहती है, आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? मैं तो ग्लोबल सिटीजन हूं, मेरी जो दृष्टि है वो ग्लोबल है, अंतर्राष्ट्रीय है। तो मैंने कहा, बेटा यहां क्या कर रही हो? एक अपना ग्लोबल पासपोर्ट बनवाओ, भारत का पासपोर्ट क्यों ले रखा है? भारत में क्यों नौकरी कर रही हो? कोई ग्लोबल नौकरी ढूंढो। भारत में क्यों रह रही हो? कोई अंतर्राष्ट्रीय कॉलोनी में रहो जाकर के। खाओगे पियोगे भारत का और बात करोगे विदेशी हितों की, ये नहीं चलने वाला। और इसमें जो आशा की किरण मुझे दिखाई दे रही है, वो सबसे बड़ी किरण यह है कि आज का भारतीय युवा यह समझ चुका है कि देश हित के साथ ही उसका अपना व्यक्तिगत हित भी जुड़ा हुआ है। आज भारतीय की इज्जत अगर बाहर है, क्योंकि भारत की इज्जत बढ़ रही है। आज भारतीय सीना उठा के बाहर चल रहा है, और जितना देश विकसित करेगा उतना हर व्यक्ति का भी विकास होगा। इसलिए ये छोटे फायदों को देख के, एक बात बहुत अच्छी कही थी प्रधानमंत्री ने कि हमें ट्रेडिंग की जगह मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी बनना है, कि व्यापार की जगह हमें एक उत्पादन करने वाला राष्ट्र बनना है जो स्वयं अपने पर निर्भर हो। तो मेहरबानी करके आज भी जब मैं बाजार जाता हूं तो ये पूछता हूं कि ये चीन में बनी हुई तो नहीं है, क्योंकि चीन दुश्मन है। और भी देखता हूं और देखता ही नहीं हूं, परखता भी हूं कि चीन की बनी हुई तो नहीं है, और अगर चीन की है तो नहीं लेता। आपसे भी निवेदन है कि जब चीन हमारा दुश्मन है तो उसके साथ में हमारे व्यापारिक असंतुलन को बढ़ने ना दें और चीन में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग ना करें। और भारत की जो हमारी अखंडता है, हमारे राष्ट्र की, हमारे भूमि की, उसको अपने व्यापारिक हितों से ऊपर रखें। धन्यवाद।